अंशु जी। हाँ, क्वेश्चन ये है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इतिहास की बात वही करते हैं जिनके पास वर्तमान में कुछ नहीं होता है, और बीजेपी कितने वर्षों से इतिहास की बातें कर रही है, तो क्या वर्तमान में उसके पास कुछ भी नहीं है गुणगान के लिए? आखिरी सवाल किसी को हाथ उठाना आप आए। सुधांशु जी, सावरकर जी तो एथिस्ट थे, वो मूर्ति पूजन के भी खिलाफ थे, तो फिर आज के दौर में उन्हें हिंदुत्व का फिगर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? अच्छी बात है, लड़कियां पूछ रही हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। मेरा भी यही सवाल है कि बीजेपी वीर सावरकर को प्रमोट करती है, तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन भगत सिंह से कम था? भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दी थी, तो इस पे मैं आपसे सवाल। ठीक है, एक ग्रेस थे, तो आप उनको क्या सिखाएंगे? और देखिए, ये मौजूदा सरकार में संघ के साथ रिश्ते को लेकर कोई पर्देदारी नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने ही खुद कहा और सारे मंत्री, सारे नेता, सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग हैं भाई, हम हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के स्वयं सेवक रह के यहाँ पहुंचे। कोई सेंस है इस बात की? दो तीन बातें अभी हमारे सामने भाई साहब ने रखी है। पहली बात की हेमंत शर्मा जी का आपने दिखाया, अभी वाकई तेज रफ्तार है। योगी जी और शर्मा जी में ये रफ्तार तेज चल रही है कि कौन आगे जाएगा और कौन इस देश की बहुलतावादी संस्कृति पर ज्यादा प्रश्न लगाएगा, जिससे उसको एक वर्ग विशेष का लाभ होगा। और वो हिंसा और जिस तरह से इस देश में नफरत फैलाने की जो एक दौड़ चल रही है, उस तेज रफ्तार में कौन आगे बढ़ता है। सच्चाई तो है कि शांति, सहिष्णुता, सौहार्द, सहानुभूति, संवेदना, सद्विवेक, सद्बुद्धि भारतीय हिंदुत्व का एक जो है कहीं ना कहीं मुख्य विशेषता है। लेकिन उस विशेषता के बदले जिस तरह नफरत, सांप्रदायिकता फैलाने की, बंटवारे की राजनीति करके हिंदुत्व को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ये हिंदू की पहचान ऐसी नहीं है। हिंदू तो विविधता में एकता की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सही पूछिए तो सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। और यही हमारे संविधान में भी वर्णित है, लिखित है। जो संविधान की शपथ लेकर के जिस तरह की भाषा का यहाँ प्रयोग कर रहा है, मुझे लगता है वो निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस देश के लिए भी चिंताजनक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। घुसपैठियों से भी प्रेम करना है क्या? जहां तक बात घुसपैठिए, बिहार में SIR के नाम पे 400 घुसपैठिए मात्र अभी तक निकाले, उसमें नेपाली घुसपैठिए सबसे ज्यादा पाए गए हैं। ये सच है और यही सच्चाई को देश के सामने भाजपा को भी और देश की मीडिया को रखना है। अब अगली बात, हमारे साथी ने सावरकर जी के लिए कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं 60 रुपए का पेंशन, तो पेंशन पाते थे, नहीं पाते हो तो अभी बता देंगे, पहला प्रश्न है। दूसरा है माफीनामा दया भाव से नहीं, आत्मसमर्पण के भाव से उन्होंने लिया था, और माफीनामा के बहुत सारे यहाँ जो है उनके शब्द हैं, उन्हीं के शब्दों की बात यदि कर लूं मैं तो एक लाइन सिर्फ, सरकार अगर कृपा व दया दिखाते हुए रिहा करती है तो मैं अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थन रहूंगा। और इस शब्द को उन्होंने आजीवन निभाया। 1937 में उनको एक तरह से पूरी रिहाई कर दी गई थी। 37 से लेकर 1966 मृत्यु उपरांत 28 वर्ष का उनका जीवन काल है। 28 वर्ष में एक कोई काम ऐसा बताइए जो इस देश के राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने किया हो। बजाय महात्मा गांधी की जो हत्या हुई उसमें उनको जेल की सजा थोड़ी दिन के लिए हुई। इसके अलावा कहीं भी JP लोहिया, विनोबा भावे का नाम आप सबने सुना होगा। वो हो सकता है उस समय कांग्रेस और सत्ता में नहीं भी रहे हों, पर उन्होंने देश के लिए कुछ काम किया और उनकी चर्चाएं इस देश में होती है। क्या कभी आपने सुना कि सावरकर की चर्चा उस दौरान हुई हो? बजाय गांधी जी के हत्या में आरोपी होने के दोष मुक्त आज भी नहीं हुए हैं। कपूर कमीशन ने उनको दोष मुक्त नहीं किया था, जिसके लिए गांधी जी की हत्या के लिए वो कमीशन बना था। ठीक है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज जो दौड़ है इतिहास बदलने का, राजनाथ सिंह ने एक बात कही कि माफीनामा जो उन्होंने मांगा तो गांधी जी से उन्होंने पूछ करके मांगा था। ये तो ऐसा इतिहास है जैसे कि कल को ये कह दिया जाएगा कि माफीनामा तो उन्होंने मांगा था, उसी तरह जैसे कि गोडसे ने जब गांधी जी को मारने गोली चला तो ये भी कह सकते हैं कल को ये लोग कि गांधी जी ने ही कहा था कि मुझे गोली मार देना। इस तरह की भाषा और इस तरह के भाव इन लोगों में है। ऐसे लोग यदि इनके आदर्श हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। विचारधारा की लड़ाई इस देश में सदैव रही है, आज से नहीं, इतिहास से रही है और आगे भी चलती रहेगी। एक विचारधारा है देश को बनाने की, देश को उन्नत करने की, प्रगतिशीलता की और आगे आधुनिकता की। दूसरी विचारधारा है कट्टरता की, नफरत की, हिंसा फैलाने की। देश तय करेगा कि आने वाले समय में क्या होना है। आप नौजवान हैं, जैन जी की बात भाई साहब ने की है। जैन जी समझ रहा है कि उसे किस विचारधारा के तरफ आगे बढ़ना है जिससे देश मजबूत होगा, देश में तरक्की आएगी, बरकत आएगा, देश विकास के रास्ते पे चलेगा। एक विचारधारा है जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरा विचारधारा सिर्फ इतिहास के खोखलापन को अपना आइडियोलॉजिकल आइकॉन बना करके
पेश करने की है। देखना होगा आने वाले समय में, देश का आम आदमी भी देख रहा है। ठीक और है, आप अभी इनके जैसे सवाल नौजवान भी लेंगे। हाँ, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। देखिए, आज ये जो चर्चा है, माइक उठाना हो, माइक। हमारा देश, हम सब जब से हमने आंखें खोली, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश के जो नायक हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, ये हमारे स्वतंत्रता वीर है। और जब हम इसके बारे में, इनके बारे में सुनते हैं, इनकी हम कहानियां सुनते हैं, सावरकर, शहीद बाल आजम गंगाधर भगत सिंह तिलक की ये लोग कहानी सुनते हैं, तो हमारी रगों का जो खून है ना, वो दौड़ना शुरू करता है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह एक नौजवान, ऐसा ही कोई नौजवान, यंग सा नौजवान, जिसकी कोई बहुत उम्र नहीं है, उसकी इनकलाब से, उसकी लड़ाई से, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज की लड़ाई से ब्रिटिश राज को भारत छोड़ना पड़ा। कभी आपने वीर सावरकर का नाम सुन, कभी आपको कोई एहसास हुआ है? कभी कोई 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 फीलिंग आई उनके बारे में? नहीं। सवाल यह है कि वीर सावरकर के बारे में जब भी प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाते हैं, उन्हें कहना पड़ता है कि किस देश से आया हूं? बुद्ध के देश से आया हूं, गांधी जी के देश से आया हूं। दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष जब आता है, जब भी भारत में कदम रखता है, उसका अगला कदम गांधी जी के पास चरणों में होता है। वीर सावरकर के चरणों में क्यों नहीं होता है? क्योंकि अजय उपाध्याय भाई ने पूरा प्रोफाइल इनका बता दिया कि कैसे जब हमारे देश के क्रांतिवीर, किसान, मजदूर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये हमारे जो एमपी साहब बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके पार्टी के जो पूर्वज थे, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज के खिलाफ मुखबिरी कर रहे थे, समाचार बता रहे थे, और एक साहब तो प्रधानमंत्री बन गए उनके खिलाफ। राजा महेंद्र प्रताप का नाम सुना है आप लोगों ने? राजा महेंद्र प्रताप, उबैदुल्लाह सिंधी, बरकतुल्लाह भोपाली ने मिलकर अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार बनाई और रशिया तक पहुंच गए हथियार लाने के लिए कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है उनकी उसकी जो बुनियादें हैं, उसमें हम जो है जहर डाल के इनको हम बाहर फेंक देंगे। और उसी हमारे जो राजा महेंद्र प्रताप थे, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पहला चुनाव हराने का मथुरा से काम किया। ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की स्पिरिट है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अब ये बताइए सुधांशु भाई, हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि आरएसएस का काम है देश के लिए मरना, कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के लिए मरने का काम है आरएसएस। वो आरएसएस आज जब राज्यों में, केंद्र में बहुमत की सरकारें हैं, इस देश का हिंदू परेशान क्यों है? इस देश में नौकरी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का जितना एमएसएमई का इंडस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं स्वदेशी की बहुत चर्चा करती है ना आरएसएस। ट्रंप का टैरिफ लगाने के बाद भदोही का कॉर्पोरेट इंडस्ट्री 3000 करोड़ का माल बंबई के पोर्ट पे खड़ा है। 22 लाख लोग, प्रधानमंत्री ने इश्तिहार में छापा है, 22 लाख लोग सिर्फ भदोही में काम करते हैं। कानपुर में, उन्नाव में, आगरा में दुनिया का सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री कहीं पे है। टॉप 5 देशों में हमारे उत्तर सुधांशु जी जवाब दीजिए, बर्बाद हो गया। उसके बाद में लोगों से सवाल लेने जाऊंगा। डॉक्टर मोहन भागवत जी जो सुबह शाम कहेंगे कॉर्पोरेट अडानी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही है आरएसएस का चेहरा। अच्छा आप बताओ। ये तो लेने के देने पड़ गए। स्वाधीनता के आंदोलन में जामिया मिलिया इस्लामिया ब्रिटिश राज के खिलाफ पैदा हुई। वहां से नौजवान पढ़ते थे और सीधे जाते थे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। एक बार जामिया को बंद होने की नौबत आई। गांधी जी ने बिरला जी को चिट्ठी लिखा, उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया बंद हो जाएगी अगर आप मदद नहीं करोगे, क्योंकि ब्रिटिश राज का पूरा आक्रमण होता था हमारे देश के हीरोज के ऊपर, जो लोग लड़ रहे थे, किसान थे, मजदूर थे, युवा थे। तो बिरला जी ने उनकी मदद करी। अब बिरला जी ने इनको चंदा नहीं दिया, जैसे आज मिल रहा ना बड़ा बड़ा चंदा, इनको नाराजगी हो रही है। भाई हमारे हीरोज के लिए बिरला जी ने, बिरला हो और जमनालाल बजाज जामिया मिलिया इस्लामिया में कैशियर थे पूरी जिंदगी, इसलिए थे कि ये गांधी जी का, भगत का, सुखदेव का, राजगुरु का जामिया मिलिया सपना थी। तो आपके लिए ब्रिटिश राज के पक्ष में नहीं खड़े थे, और आप लोग चंदे पे जीने वाले लोग तब भी जी रहे थे। ब्रिटिश राज के से जो मिलता था, इनको क्या बोलते हैं उसको, माहनामा, महीना जो मिलता, तब भी जी रहे हैं। आज भी बेल बॉन्ड में लंबे लंबे कई सौ करोड़ इंडिगो का जो पूरा खेल है, कितना चंदा लिया पूछिए जरा इनसे। आप लोग को आजकल मिल रहा है कि नहीं? समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जी, अच्छा प्रश्न है आपका। और इंदिरा जी ने उस दौर को कहा था जब वो 1857 की क्रांति के बारे में किताब लिखी थी, उसकी हम भी प्रशंसा करते हैं। ये गलत यहाँ फैला रहे थे भ्रम। दूसरी बात, जब वो वहाँ विदेशों में थे और क्रांतिकारी सेना के सदस्य थे, उन्होंने वाकई उस समय रिमार्केबल काम किया। उसके लिए हम उनको, उस सावरकर को जरूर हम सैल्यूट करते हैं। और इंदिरा जी ने उसी सन की बात की थी। उन्होंने तो खुद कह दिया जब वो माफी नामा लिख रहे थे, सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं ब्रिटिश सरकार की हैसियत से सेवा करने को, हर तरह से सेवा करने को तैयार हूं। मुझे परिवर्तन आया है, भविष्य का आचरण भी ऐसा ही रहेगा। मेरा ये दूसरा जन्म होगा। पहला जन्म में गलती किया, ये उन्होंने खुद स्वीकार लिया जब उससे पहले वो जेल में आए थे। जेल में आने के बाद और जेल से माफी मांगने के बाद जो सावरकर हैं, वो इस देश में नफरत फैलाने वाले सावरकर हैं, क्रांतिकारी सावरकर नहीं है। पहली बात, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दूसरी बात, इन्होंने कहा मस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मेरे हाथ में उनका वही लेटर माफीनामा वाला है। यदि इस तरह का कोई लेटर हो तो ये जरूर दिखाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने अभी झूठ फैलाई। ये भी अपना यहाँ फोन खोलिए। already 18 जनवरी 1918 का ये लेटर है। इस लेटर को आप लोग भी देख सकते हैं, जिसमें एकदम क्लियर लिखा है मस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। गांधी तो कह रहे हैं, feel honored to be your most obedient servant। ये झूठ है। दूसरी बात, 10 सेकंड सिर्फ उनका। अभी हमारे भाई साहब ने कहा, त्रिपाठी जी के बाद उन्होंने भी कुछ बात बोली है। उन्होंने कहा कि ये चाल थी उनके माफीनामा की। ये चाल थी माफीनामा की, या चाल थी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को फंसाने की, उनके साथ कहीं ना कहीं अंग्रेजों को मदद करने की। और भारत छोड़ो आंदोलन जब अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा कांग्रेस और पूरी क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उस समय हिंदू महासभा को अलग करके, और यही सावरकर जी हैं जो कहते थे कि नहीं आपको रहना है। हालांकि आरएसएस वाले भी नहीं रहे उसमें, उन्होंने भी उसका विरोध किया। तीन छोटे-छोटे सवाल, अब एक ही बार जवाब लूंगी, रुक जाइए। वो क्या देश के साथ था या देश के विरोध में था, ये तय करना है देश के लोगों को। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सुधांशु जी, सावरकर जी तो एथिस्ट थे, वो मूर्ति पूजन के भी खिलाफ थे। तो फिर आज के दौर में उन्हें हिंदुत्व का फिगर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जी हाँ, क्वेश्चन ये है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इतिहास की बात वही करते हैं जिनके पास वर्तमान में कुछ नहीं होता है, और बीजेपी कितने वर्षों से इतिहास की बातें कर रही है। तो क्या वर्तमान में उसके पास कुछ भी नहीं है गुणगान के लिए? आखिरी सवाल, किसी को हाथ उठाना आप आए। इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। अच्छी बात है, लड़कियां पूछ रही हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। मेरा भी यही सवाल है कि बीजेपी वीर सावरकर को प्रमोट करती है, तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन भगत सिंह से कम था? भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दी थी। तो इस पे मैं आपसे सवाल। ठीक है, एक सवाल इधर आइए, जल्दी आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। पहला मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि सावरकर जी की जो आइडियोलॉजी थी, वो जो थी हिंदुत्व, वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी या फिर कल्चरली बेस्ड थी? और सेकंड सवाल मेरा आप सभी से है कि जब से मैं बड़ा होता आ रहा हूँ, तो मैंने हमेशा से इस राजनीति के एक वर्ग से सीखा है कि सावरकर गलत थे, और एक वर्ग से सीखा सावरकर जी सही थे। तो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे मैं समझ पाऊँ, मैं अपनी बुद्धि समझ पाऊँ कि वो सही जान पाए कि क्या है, क्योंकि इतिहास की क्या जरूरत है। 30 सेकंड। सरदार पटेल साहब का एक मैं सिर्फ कोट कर देता हूं। सरदार पटेल साहब ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जुलाई 1948 में लिखा था कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो हत्या के पीछे किसके हाथ थे और किसके माहौल थे। उसमें आरएसएस पर भी बात आई, हिंदू महासभा पर भी आई, और उसी सावरकर पर आई थी। सरदार पटेल को भी यदि झूठा पला बता रहे हैं तो उसको भी पब्लिक डोमेन में कर लीजिएगा। दूसरी बात, गांधी जी के बारे में जितनी बातें कर ले, जब गांधी जी से ही इनको अपने को प्रमाणित कराना होता है, तो भाई गांधी जी को इतना गाली क्यों देते हो बार बार, दिन भर मत करो। बच्चे के लिए गांधी जी ही मेन है इस देश में, गांधी ही जिंदा रहेंगे, गांधी ही जाने जाएंगे। इस देश में कभी सावरकर की पूजा नहीं होगी, याद रखना। यही है कि जब आप एआई की बात कर रहे हैं ना, एआई की बात, जल्दी आप एआई से अभी लिखिए इस देश का सबसे बड़ा झूठा पार्टी कौन है। नमो क्या आएगा मालूम है ना? आप पूछे सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन है, एक ही नाम आएगा। हमें समझ में नहीं आता कि एआई क्या बहस का स्तर है, कर नहीं सकते, बेकार, एकदम बेकार। सवाल ये है कि गांधी जी से ही एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। इतने अच्छे तर्क से आप बात कर रहे थे। जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए, आप अपना प्रॉम्प्ट दीजिए, आपका जो है योगदान आप ही के हिसाब से बना होगा। चलिए, इस बहस का यहीं पर अंत। मुझे लगा आप कुछ ढंग की बात करेंगे जिससे ये बच्चे कुछ सीखेंगे। वैसे इतना सीरियस इनका हिस्ट्री लेसन हो गया। चलिए, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। टाइम खत्म हो गया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक
देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। दलाल दलाल खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।